सो नाउ अब हम समझेंगे डायरेक्शंस के बारे में। देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करते हैं। मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ अलग से, सपोज कीजिए ये सर्किट है और इस सर्किट में ये बड़े वाला एंड होता है पॉजिटिव और छोटे वाला एंड होता है नेगेटिव, राइट। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर बारी इधर से फ्लो करेंगे और इस तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद होते हैं नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर खिंच के इधर चले जाएंगे। ये एक चक्कर जो है कटेगा, ये इनका जो पूरा एक प्रॉपर जो चक्कर कटता है इधर से इधर, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कटता है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस समय करंट प्रोड्यूस नहीं होता, जब हो जाता है फ्लो तब इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस तरफ हो रहा है, उसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा होता है उसके अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। एक ये चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरो बना रखा है, इधर वाला जो एरो बना रखा है ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और इधर वाला जो एरो बना रखा है ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का, राइट। जो पॉजिटिव चार्ज है हमें वही चाहिए होता है, यही ये होता है करंट। ओके, करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई टी होता है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू जो है वो टोटल या नेट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू किसी से भी लिख सकते हैं आप। टाइम जो है वो हमेशा सेकंड्स में होनी चाहिए, तो अगर कुछ भी आप यूनिट्स ले रहे हो टाइम की, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज ले रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो ताकि आपके पास मैथमेटिकली करेक्ट वैल्यू आए। ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज नहीं होता तो करंट नहीं आता, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, कैपिटल सी से इसको लिखते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि देखिए, आई से, क्यू से और टी से हम सिंबलाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स करंट का है, ये सिंबल्स चार्ज का है, ये सिंबल टाइम का है, मगर ये यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स की जब बारी आती है तो इनके यूनिट्स होते हैं एम्पियर, कूलम और सेकेंड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे चार्ज करंट के आगे लिख देते हैं 5I, नहीं भाई, वो आई जो है वो सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। आप अगर आई की जगह पूरा करंट वर्ड भी यूज़ करोगे ना तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा यूनिट्स होती हैं, इसमें हम मेज़र करते हैं, ये ऐसा यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और टाइम का हमेशा ध्यान रखें वो सेकेंड्स में ही होता है। नाउ नेक्स्ट है 1 कूलम इज नियरली इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि इतना ही क्यों आया। और ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पियर होता है, दैट इज एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। एम्पियर का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये दिखा रखा है मैंने, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस रेट से, टाइम मतलब यहाँ पे रेट, किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसे हम कहते हैं एम्पियर, यानी कि करंट। अगर मान लो कि 1 कूलम हमारे पास चार्ज है, ठीक है, और वो 1 सेकेंड में, 1 कूलम चार्ज है वो 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो करंट भी कितना आएगा? 1 एम्पियर निकल के आएगा। तो 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना हो तो वो होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर छोटी सी करंट की क्वांटिटी की बात की जाए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर जो है वो तो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग एम्पियर हो गया। अगर इससे भी छोटा निकालना हो मुझे तो उसे हम कहेंगे मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। मिली एम्पियर को हम हमेशा MA से लिखते हैं और माइक्रो एम्पियर को PA से लिखते हैं। माइक्रो एम्पियर तो उससे भी छोटी होती है, तो एक होता है मिली और एक होता है माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर है आपका। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 मिली एम्पियर, उसमें कितने एम्पियर होंगे? तो होगा 10 की पावर -3 एम्पियर। और अगर 1 एम्पियर है उसमें कितने मिली एम्पियर होंगे? तो उसमें 1 2 3, देख रहे हो, 3 जीरो लगाना है, यानी कि 1000 एम्पियर होगा उसमें। यहाँ तक समझ आ गया? गुड। इसी तरह माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट कर लेना। एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या होता है? एक एपरेटस होता है या एक डिवाइस होता है, डिवाइस प्रॉपर होगा वर्ड होगा यहाँ पे, जिससे हम सर्किट के अंदर जिससे हम सर्किट के अंदर करंट को मेज़र करते हैं, राइट। अब मैं सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज देखिए, जो सर्किट हमें सिखाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना होता, क्योंकि हम अपने सर्किट में वायर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे वायर यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास एक वायर, एक सिलेंड्रिकल शेप में वायर होता है।
ये पूरा एक सर्किट है। अगर 3D में देखा जाए तो यहाँ पे हम लगाते हैं पोटेंशियल, यहाँ पे हम लगा देते हैं पोटेंशियल, तो ये लगा दिया हमने पोटेंशियल, ठीक है। इसको मैं ठीक से बनाता हूँ। देखिए ये जो सर्किट हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ बल्ब या कुछ और चीज़ लगी होती है, और फिर ये सर्किट कंप्लीट होता है। इधर पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव बोलते हैं। तो यार ये चीज़ ना ये ऐसे वायर की फॉर्म में होती है। ये वायर होता है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं एमीटर के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो देखो यहीं कहीं पे ना, यहीं कहीं पे इस सर्किट को ब्रेक करके और एक डिवाइस लगा दोगे, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। एक डिवाइस लगा दोगे जिसका नाम होता है एमीटर। अब ये एमीटर क्या करेगा, पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा, वो चार्ज क्या लेके आ जाएगा, फ्लो होने के बाद करंट लेके आ जाएगा, उसको ये एमीटर मेज़र कर लेगा, रीडिंग्स के फॉर्म में मेज़र कर लेता है, रीडिंग के फॉर्म में, और फिर हमें बता देता है कि करंट कितना है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, सुन लो, उसको जी से लिखते हैं। सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं, वो भी करंट को ही मेज़र करता है, मगर वो केवल बताता है प्रेजेंस ऑफ करंट, वो वैल्यू नहीं बताता। अगर आपके सर्किट में करंट है तो ये गैल्वेनोमीटर पे एक एरो लगा होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप लैब में देखोगे ये डिफ्लेक्ट होने लग जाता है, ये इस मीन पोजीशन से इधर हिलने लग जाता है। तो हमें समझ आ जाता है इस पूरे सर्किट में करंट है, कितना है ये नहीं बता पाता, ये रीडिंग नोट नहीं करता। ये करंट है वो भी बताता है और रीडिंग भी नोट करता है। तो आपको केवल प्रेजेंस चाहिए करंट की, तो आप गैल्वेनोमीटर लगाओ। प्रेजेंस के साथ रीडिंग चाहिए, एमीटर लगाओ। हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। ओके, तो ये एमीटर क्लियर हो गया। चार्ज के बारे में मैं बता चुका हूँ, होती क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज जो है हर मैटर में होता है, हम में, आप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग, नॉन लिविंग, सब में चार्ज होता है। चार्ज हम कभी क्रिएट नहीं करते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करते। चार्ज एक प्रकार का बिहेवियर है बस। इसके दो टाइप्स होते हैं, हमें पता है अच्छे से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला पार्टिकल होता है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो, अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं और लाइक रेपेल करते हैं। ये बेसिक सी बात है। जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, मैं अच्छे से कर रहा हूँ एक्सप्लेन। मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है यहाँ पे और दूसरा चार्ज Q2 है यहाँ पे। अब ये दोनों चार्ज, सपोज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस नेचर का होगा, वो रिपल्सिव नेचर का होगा, उसका नेचर होगा रिपल्सिव। पर लग तो फोर्स रहा है, फिर भी इस पे और इस पे फोर्स लग रहा है। सवाल ये है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के, यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कूलम है, 3 कूलम है। अगर ये 10 कूलम का होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ये 20 कूलम होगा फोर्स ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली फोर्स जो है इसके भी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, और साथ में फोर्स इनके डिस्टेंस पे स्क्वायर होके इम्पैक्ट डालता है। डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या मतलब है, दूरी जितनी ज़्यादा होगी इनके बीच में फोर्स उतना ही कम होगा, चाहे तो अट्रैक्टिव हो तो भी कम होगा, रिपल्सिव हो तो भी कम होगा। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया r, इसके लिए हो गया यहाँ से यहाँ तक दूरी r, इसके लिए भी r हो गया, तो r इंटू आर, r²। इन तीनों को समराइज कर लेना है और आपके पास डेरिवेशन आ जाती है। f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे यहाँ से ये वाला, और ये आ जाएगा f इज़ इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r²। आप घबराए ना, ये आपकी डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, 12th का डेरिवेशन है। आपको बस समझाने के लिए कि चार्ज का जब नेचर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव होता है तो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स लगाए चाहे अट्रैक्टिव लगाएगा, तो फोर्स कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाता है k Q1 Q2, यहाँ पे Q2 आएगा। Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो कि इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 कूलम होगी, इसकी वैल्यू 10 कूलम होगी, यहाँ 5 और 10 डाल देंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। k कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है गिवन, आपको नहीं जाननी, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। तो ये डिटेल में हमने चार्ज भी कवर कर लिया। चार्ज की ऐसा यूनिट की बात करते हैं, कूलम है, एक कूलम में। अच्छा, अब Q का भी फॉर्मूला होता है,
Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई E, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के केस में चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज कहते हैं, राइट। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही चार्ज होगा हमारे सर्किट में। मान लीजिए कि हमारे सर्किट में लेट सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस सर्किट में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में इस एंड से इस एंड तक फ्लो करेंगे, तभी करंट आएगा। तो ये जब फ्लो करते हैं तो ओवरऑल कितनी वैल्यू लाते हैं चार्ज की, इकट्ठा मिलकर कितनी वैल्यू लाते हैं। तो एक के ऊपर जो चार्ज होगा उसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ वही होगा। तो एक के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट, ये चीज़ होती है। इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे इस वैल्यू को तो हमारे पास Q आ जाएगा। तो इस तरीके से Q का फॉर्मूला बना। अच्छा, Q की जगह हम लिख देंगे 1 कूलम। अच्छा, एक और है, करंट के थ्रू भी हम Q को निकाल सकते हैं, I इज़ इक्वल टू Q बाई टी। तो Q इज़ इक्वल टू आई इंटू में टी, Q इज़ इक्वल टू आई इंटू में टी, राइट। चलिए, तो Q इज़ इक्वल टू आई इंटू में टी आ गया। एक कूलम, Q की जगह कूलम डाल देंगे, करंट की जगह एम्पियर डाल देंगे और टाइम की जगह सेकेंड्स डाल देंगे। तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू अ सर्किट when 1 ampere of current flows through it in 1 second is known as 1 coulomb। यानी कि एक सर्किट में जब ये यहाँ पे करंट है आपका I है, 1 एम्पियर ऑफ करंट जो है वो 1 सेकंड में फ्लो करता है किसी सर्किट में। इसी सर्किट में मान लीजिए 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो हम ये मानेंगे कि क्या प्रेजेंट था, 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट था। पोटेंशियल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। चलिए देखिए, पोटेंशियल का बेसिक मतलब यही होता है कि आपके पास एक सपोज फील्ड है, किसका फील्ड है, चार्ज का ही फील्ड होता है। ये आपके पास एक फील्ड है, इस फील्ड में मौजूद है एक चार्ज, इस फील्ड में मौजूद है एक चार्ज Q, ठीक है। चार्ज के आसपास जो स्पेस है उसको हम कहते हैं फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे भी एक प्लस Q प्रेजेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी। ये चार्ज पार्टिकल अगर इस पॉजिटिव चार्ज को खींच के अपने तक ले आता है तो इसमें पोटेंशियल होगा, इसमें शक्ति होगी, तभी तो खींच के ले आता है। हमें इसका पोटेंशियल जानना है, हमें जानना है कि कितनी शक्ति है इस पर। तो हम इसे कहेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी चीज़ को खींच के ले आओ। तो अगर वो ले आता है इसका मतलब था पोटेंशियल, और इसका मतलब अगर पोटेंशियल तो वही हमें डिफाइन करना था। हमने इसको वर्क करने के लिए क्यों कहा, अगर ये यहाँ से खींच के लाएगा तो वर्क करेगा, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वर्क हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और एनर्जी एबिलिटी होती है। तो एबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर एनर्जी है तो वर्क है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी एबिलिटी जानना चाहते हैं, पोटेंशियल मतलब क्या, एबिलिटी, यानी कि हम एनर्जी जानना चाहते हैं। अगर हम एनर्जी जानना चाहते हैं तो हम इसे वर्क करवाएंगे, यही मतलब है इसका। अब ये इन्फिनिटी पॉइंट ही क्यों बोला, क्योंकि इन्फिनिटी सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है, अगर वो वहाँ से खींच लेता है तब तो कहीं और से जरूर ही खींच लेगा, तो इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी से खिंचवाते हैं। फिर ये चार्ज पार्टिकल पहले खिसक के यहाँ तक आएगा, फिर खिसक के यहाँ तक आएगा, लेकिन जैसे इसके फील्ड में आ गया, अब फील्ड में आने के बाद चाहे वो यहाँ आए चाहे यहाँ आए, तो हम इसके पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे। तो अब प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे हम पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब ये प्रॉपर तो नहीं है, ठीक है, मैं लिख के समझाता हूँ आपको कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल टू ब्रिंग another charge particle from infinity to this point, चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे खींच लाता है तो पोटेंशियल यहाँ का निकलता है, तो इस पॉइंट का निकल जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये चीज़ होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट है और यहाँ पे मान लीजिए 30 वोल्ट है, तो इनका डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट का। हायर टू लोअर का हमेशा निकालते हैं, हमेशा हायर टू लोअर का निकालते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए इसको समझ लेते हैं। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है
उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और दोनों पॉइंट पे क्या वैल्यू होंगी वो मैंने बता दिया कैसे कैसे निकालते हैं। दैट्स इट।